नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। मैं डॉक्टर साकेत कुमार, आयुर्वेद विशेषज्ञ, जनपद सहारनपुर, भारत। स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत की मुहिम को ध्यान में रखते हुए कुछ आयुर्वेद विशेषज्ञ द्वारा जन समूह को स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से इस तरह की मुहिम स्वागत योग्य है। इस मुहिम का मैं एक घटक बना हूँ, ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम समाज के इस प्रकार बहुत गंभीर परिणाम वाली व्याधि कोलाइटिस के ऊपर चर्चा करेंगे। जिन व्यक्ति विशेष, चाहे वो मेडिकोज हो चाहे नॉन मेडिकोज हो, अगर उनकी किसी प्रकार की कोलाइटिस से संबंधित क्वारी है तो वो डिटेल में बाद में या वीडियो के दौरान आस्क कर सकते हैं। कोलाइटिस एक ऐसी व्याधि है मित्रों जिसके गंभीर परिणाम प्राप्त होते हैं। इट इज़ सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। बड़ी आंत के इन्फ्लेमेशन को कोलाइटिस कहा गया है। अगर मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान की हम बात करें तो उसके अनुसार इसका कोई भी कारण नहीं होता। ज़्यादातर या तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर मान के इसको ट्रीट किया जाता है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इडियोपैथिक कारण बता के इसको ट्रीट किया जाता है। और उसी के फलस्वरूप ट्रीटमेंट के तौर पर एनाल्जेसिक, स्टेरॉइड एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रिलीज़ करने वाले प्रेडनिसोलोन वगैरह, वाइसलोन वगैरह चलाया जाता है। इनफैक्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए एंटीबायोटिक चलाई जाती है, एनाल्जेसिक्स चलाए जाते हैं। लेकिन अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। आयुर्वेद में कोलाइटिस का बेहतर और बेटर ट्रीटमेंट है, उस पर थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। जिसको अगर लक्षणों को कोरिलेट किया जाए तो हमारे आयुर्वेद में संग्रहणी, जिसे एंट्रोकोलाइटिस कहा गया है, से इसको मैच किया जा सकता है। मूलतः ये बड़ी आंत का इन्फेक्शन होता है, लेकिन आयुर्वेद के कंसेप्ट में ये कहा गया अमाशय और पक्वाशय के मध्य का स्थिर जो पोर्शन है, जिसे इलियोसिकल जंक्शन अप टू द गैस्ट्रिक रीजन, उसमें पित्त धरा कला होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, जिससे डाइजेस्टिक या पाचक पित्त निकलता है जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी वजह से, जैसे स्ट्रेस हुआ, अगर हम आयुर्वेद कंसेप्ट की बात करें तो कोच की बात बताना चाहता हूँ, तो स्ट्रेस हुआ, हैवी डाइट हुई, लॉस ऑफ एपिटाइट हुई, आप ज़्यादा खाते हैं लेकिन भूख नहीं लगती, उसके बावजूद भी मंदाग्नि जिसे कहते हैं, और मंदाग्नि का एक कंसेप्ट है लैक ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, उसके कारण आम बनने लगता है। आम इज द टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक अनडिजायरेबल फूड कलेक्टेड इन इंटेस्टाइन इसका नाम। जब वो आम बनेगा, इंटेस्टाइन में स्टे करेगा, स्टेसिस करेगा, तो पित्त धरा कला या इनर मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हो जाती है। और इन्फ्लेम्ड होने के कारण, शोथ के कारण, जो शोथ के सामान्य जो लक्षण होते हैं वो सभी पाए जाते हैं, जिन पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। पित्त धरा पर कला के कुछ 5 कार्य बताए गए हैं मोरलेस, क्योंकि ये मेडिकोज और नॉन मेडिकोज दोनों के लिए लाइव चल रहा है, तो मैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊँगा। ग्रहण करना उसकी मजबूरी है कि भोजन को ग्रहण करती है। उसके बाद धारण करना, इन्फ्लेम्ड जो है वो
म्यूकोसा उसको धारण करेगी, आम को धारण करेगी, तो आम की प्रॉपर्टीज़ के कारण उसमें इन्फ्लेमेशन और बढ़ती है। जब इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगी तो पेट में दर्द वगैरह की शिकायत, फीवर की शिकायत, ये पेशेंट बताता है। आम की क्वांटिटी मंदआग्नि के कारण बताइए तो नोजिया बढ़ता है, हाइपर एसिडिटी बढ़ती है। जो आम वहाँ टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक फूड मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, या तो वो ऊपर को फ्लो करेगा या नीचे को फ्लो करेगा। ऊपर को फ्लो करेगा तो वो नोजिया कहलाएगा, और अगर नीचे को उसका फ्लो मूवमेंट होता है स्वाभाविक रूप से तो पेशेंट को डायरिया आ सकता है। स्थिति ये होती है कि फीडबैक धारण करने पर बॉडी जो है इस तरह अपने आप को फीडबैक करती है कि इस आम को, दिस इज द फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल, सो वी हैव टू रिमूव इट। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो धारण वाली कैपेसिटी जो है इंटेस्टाइन की वो ख़त्म हो जाती है, ना वहाँ पाचन हुआ धारण के बाद, क्योंकि इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा से कभी भी अच्छे डाइजेस्टिव जूस नहीं निकलते। और मंदाग्नि के कारण, अग्नि कम होने के कारण कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस कम होती है। जब कैटाबॉलिज्म, अग्नि मीन्स कैटाबॉलिज्म, जब कैटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी कम होगी तो जो हम प्रोटीनियस डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, फैटी एसिड डाइट, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू ईट is not going to be digested due to lack of अग्नि। और जब अग्नि के कारण डाइजेस्ट नहीं हुआ और आम बन गया, आम उसको धारण करना उसकी मजबूरी हो गया, ग्रहण करना मजबूरी हो गया, तो धारण और ग्रहण करने के बाद उसका पाचन नहीं होता। जब उसका पाचन नहीं होता तो शोषण की जो प्रॉपर्टी है पित्त धरा कला की, एब्जॉर्प्टिव जो प्रॉपर्टी है, वो मिनरल को, विटामिन को, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो रस को, जो भी हम खाते हैं उसका एक रस बनता है, वो रस एब्जॉर्ब नहीं होता। स्थिति ये हो जाती है कि आपने जो खाया वो एज इट इज पास हो रहा है इंटेस्टाइन में। जब वो एज इट इज पास होता है इंटेस्टाइन में तो फिर मुंचन प्रक्रिया कार्य होती है। पित्त धरा कला का मतलब होता है पक्व को धारण करना, अपक्व को आगे भेजना, यानी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी की फूड की जो है उसको वो कलेक्ट करेगी ताकि वो बॉडी के सेलुलर लेवल पर भेजने के लिए एनर्जी को, रस को जो है वो एक्सेप्ट करती है। वो ज़ीरो हो गई तो मुंचन के कारण इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाता है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ने के कारण बोवेल साउंड बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो आम है, आम एक टॉक्सिक एलिमेंट है, तो इंटेस्टाइन फीडबैक में उसको आगे सरकाने की कोशिश करती है, रिमूव दिस इज द फॉरेन पार्टिकल। जब वो उसको आगे रिमूव करती है तो स्थिति होती है जो हम खाते हैं वो जिस अवस्था में होता है, अगर वो सेमी सॉलिड होगा तो सेमी सॉलिड के रूप में आप शरीर से बाहर निकल जाएगा, और अगर वो लिक्विड डाइट में होगा तो वो लिक्विड डाइट में निकल जाएगा, क्योंकि डाइजेशन उसका हुआ नहीं। इसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स, जो समान वायु का वैगुण्य है। तो पेशेंट की ज़्यादातर शिकायत रहती है जी हम कुछ खाते हैं और हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये एक ग्रहणी का, ये एक कोलाइटिस का पर्टिकुलर पॉइंट है। आयुर्वेद में इसे कहा गया है या तो सेमी सॉलिड पास आउट होगा या डायरियल पास आउट होगा स्टूल। तो इट मीन्स कोलाइटिस इज ए वेरी वेरी ब्रॉड disease which cannot be treated by only analgesic, use of antibiotic and steroid। अगर मैं अपनी निजी राय बताऊं तो you have to avoid these 3 drug schedule: never take antibiotic, never take steroid, never take analgesic in case of chronic colitis। सिद्धांत डिफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेद विशेषज्ञ हूँ तो मैं आयुर्वेद की बात करूँगा। मॉडर्न चिकित्सक उनके कंसेप्ट अलग होते हैं तो वो उनकी बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं स्ट्रिक्टली कह सकता हूँ इन 3 चीज़ों को रिमूव करना अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से। जो व्यक्ति विशेष यहाँ पे नॉन मेडिकोज बैठे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया एक देना चाहता हूँ, उसके बाद ट्रीटमेंट वाले पोर्शन पर आऊँगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को दूर से ना दिख रहा हो, ये हमारी कोलन होती है जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है, और कोलन थोड़ा दूर होगा। हल्का सा ब्रीफ आइडिया लीजिए, अगर इनमें कहीं इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको कोलाइटिस कहा जाता है, और ज़्यादा इन्फ्लेम होने के बाद इस कोलन में अल्सर पैदा हो जाता है, और अल्सर पैदा होने के कारण ब्लीडिंग हो जाती है। व्यक्ति को लैट्रिन के साथ
वो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस निकलता है उसके साथ मिक्स हो सकता है, और अगर उसके साथ मिक्स नहीं होता तो फ्रेश ब्लड भी आ सकता है, कभी प्रेशर से पहले कभी प्रेशर के बाद। पेन इन एब्डोमेन क्योंकि आंत में इन्फ्लेम हो जाती है, आम है या टॉक्सिक मटेरियल के कारण इन्फेक्शन और बढ़ जाता है कि अनकंट्रोलेबल हो जाती है। चूँकि लॉन्ग स्टैंडिंग में अल्सर बन चुके हैं इन्फ्लेम्ड के बाद, इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा जो इनर लाइनिंग ऑफ द वो है वो अल्सर्ड हो चुकी है, तो ब्लड के कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण फीवर आ जाता है। ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया होता है, और एनीमिया के कारण स्थिति इतनी गंभीर होती है कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत जीरो हो जाता है, स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी जीरो है तो एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी भी इंटेस्टाइन की जीरो हो जाती है, जिसके कारण ना तो उसको मिनरल मिल पाते हैं, ना उसको विटामिन मिल पाती है। आयुर्वेद कंसेप्ट से ना उसको रस धातु मिल पाती है। जब रस धातु नहीं मिलती तो आगे की जितनी धातु हैं वो भी वीक हो जाती है। स्थिति ये होती है कि बल क्षय हो जाता है, स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, इम्यूनिटी जीरो हो जाती है। इम्यूनिटी जीरो होने के कारण ओज क्षय हो जाता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, कानों के में आवाज़ गूंजने लगेगी, कहने को एक पेट का रोग है, लेकिन इतने सिस्टमेटिक इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लॉन्ग क्रोनिक अगर आप बात करें कोलाइटिस की, तो हो सकता है आपको प्री कैंसर स्टेज में पहुंचना पड़े। ब्लीडिंग लॉस इतना हो जाता है कभी कभी क्रोनिक ग्रेड 4 में कि आपको सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है, आपकी पूरी आंत उसमें पोर्शन निकाल दिया जाता है। एलोपैथ का मैंने बता दिया आपको, मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो एनाल्जेसिक स्टेरॉयड एंटीबायोटिक पर बेस चलता है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आंतों की स्थिति बड़ी ही गंभीर हो जाती है। ये एक ब्रीफ आइडिया था आयुर्वेद में जिसे मंदाग्नि कहा गया। लैक ऑफ कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़, कैटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी जीरो हो जाती है। वाट एवर वी आर गोइंग टू ईट, आइदर इट इज़ प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एनीथिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड in case of संग्रहणी आयुर्वेद कंसेप्ट कोलाइटिस। तो वी हैव टू ट्रीट अग्नि फर्स्ट। ट्रीटमेंट पर मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, सिर्फ 10 सेकंड का, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। मैं ट्रीटमेंट आयुर्वेद कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट का जो इसका है उसको डिस्कस करूँगा 10 सेकंड बाद। कोलाइटिस या संग्रहणी को हम ज़्यादा को रिलेट नहीं करना चाहिए कि दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफ़र होने का मतलब ये है वो इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट करते हैं, हम इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट नहीं करते। यू हैव टू ट्रीट अग्नि, मंदाग्नि को पहले ट्रीट कीजिए। आप में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी जो जीरो हो चुकी है उसको प्रॉपर कीजिए। पित्त दरा कला का मॉर्फोलॉजी जो डिस्टर्ब हो चुकी है उसको करिए। इसके लिए कुछ इंटेस्टाइन को स्मूथ करने के लिए सूदिंग इफेक्ट लाना जरूरी है, और सूदिंग इफेक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आप नॉन स्पाइसी, मैं पॉइंट वाइज बहुत ब्रीफ में बताऊंगा आपको, तो आप अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को बाद में देख लीजिएगा या मेरे को कॉल कीजिएगा डॉक्टर साकेत कुमार सहारनपुर से, मैं आपकी समस्याओं के लिए समाधान करूँगा। नंबर 1, इंटेस्टाइन पर ओवरलोडिंग ना करिए। किसी भी प्रकार की भोजन जो आप अतिरिक्त ले रहे हो स्वाद के कारण ना लीजिए। दूसरा डाइट को थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में कई बार लीजिए। तीसरा, गर्म जल की पानी का सेवन कीजिए, क्योंकि गर्म जल हमेशा आपकी कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, एंटीसेप्टिक होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रिमूव करेगा, और इन्फ्लेमेटरी जो इंटेस्टाइन हो चुकी है शोथ के कारण, सूजन के कारण, उसको कम करता है। तो गर्म जल ये सतत पीना है, आपको लगातार पीना है। जब भी आप जल का सेवन करें गर्म जल का ही सेवन करें। प्रातःकाल 2.5 से 3 गिलास नींबू पानी पीजिए। नींबू जो है, नींबू पानी एक किलरिंग एजेंट है, तो इन्फ्लेमेशन या आम के कारण जो भी वहाँ पे डिस्टर्ब मॉर्फोलॉजी हुई है, जो भी वहाँ पे मल या आम चिपका हुआ है वो रिमूव होगा, तो इट इज़ ए किलरिंग एजेंट। दूसरा,
इंटेस्टाइन के लिए जो भी बेहतर आहार हो सकते हैं, जैसे खीरा, बेल का जूस, बेल का शरबत, इस तरह की तरबूज जिनमें हाइड्रेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, उनका सेवन कीजिए। वो आपकी इंटेस्टाइन के लिए बेहतर है, सूदिंग इफेक्ट के लिए बेहतर है। तीसरा पॉइंट, आप रेगुलर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। यू हैव टू रूल आउट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम फ्रॉम योर लाइफ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कलेक्टेड आम आपको और ज़्यादा परेशान करेगा, आपकी इन्फ्लेम्ड कॉलन कभी भी सही नहीं हो सकती। चौथा पॉइंट, हमेशा मट्ठे का सेवन ज़्यादा कीजिए। मट्ठा आपकी कॉलन के लिए बहुत अच्छा है। मट्ठे को सामान्य अवस्था में ना लेके 1 चम्मच घी में आप काला जीरा या सामान्य जीरा भूनकर फ्राई कर सकते हैं और उसमें 1 गिलास मट्ठा कीजिए। आहार के साथ सेवन करना बड़ा ज़रूरी है। अदरक क्रश करके सलाद के तौर पर थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क के उसका आप सेवन खाने के साथ कीजिए, इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। ये सब चीज़ें सूदिंग इफेक्ट के लिए मैंने बताई हैं, इनका मोर और लेस ट्रीटमेंट से नहीं, प्रिवेंटिव मेजर से ताल्लुक़ है। दूसरा, इसके अलावा जो मिनरल डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, वो आपको दूर करनी है। इसके लिए बहुत योग आते हैं जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन एकल औषधि के रूप में जैसे गंधक हुआ, पारद हुआ, ताम्र हुआ, लोह हुआ और अभ्रक हुआ, कुटज एक ड्रग ऑफ चॉइस इसे कहा गया है। इसके अरिष्ट भी आते हैं, इसकी घनवटी भी आती है, इसका सतत सेवन कीजिए। ब्लीडिंग रोकने के लिए जितने भी आपको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, शीत वीर्य वाली जो चिकित्सा होती है वो आप कर सकते हैं। पेठे का सेवन लगातार करिए तो उससे आपको लाभ होगा। दवाइयों के तौर पर मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें मैंने बताई है उन्हीं से निर्मित जो योग है, विशेष आयुर्वेद विशेषज्ञ जो हों आपके निकटवर्ती, आप अपनी समस्याओं को उनके समक्ष ले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर से बेहतर इलाज देंगे। फाइबरस डाइट को अपनी लाइफ शेड्यूल में जरूर करिए, क्योंकि जितनी फाइबर आप खाएंगे वो आपकी बॉडी इम्यूनिटी के लिए और इंटेस्टाइन के लिए बेटर होता है। बिना चोकर की रोटी ना खाएं, हमेशा चोकर युक्त रोटी का ही सेवन करें। जितने भी अल्सरेटिव कोलाइटिस, आइदर इट इज ब्लीडिंग और ब्लीडलेस, आप चोकर वाली रोटी का ही सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। खाने के 1 घंटे पहले पानी ना पिए और 2 घंटे बाद पानी पिए। बीच का जो 3 घंटे का पीरियड है, 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद का, इस दौरान पानी ना पीते, क्योंकि इस दौरान पानी अगर पिएंगे तो वो मंदाग्नि को आपकी डिस्टर्ब करेगा। जब आप वो मंदाग्नि बढ़ाएगा तो स्थिति ये होगी, आम जो बना हुआ है टॉक्सिक मटेरियल, फूड मटेरियल जो बना है वो और बनेगा, इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा आ जाएगी। इन्फ्लेमेशन के लिए बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, पाटला, गंबारी, शाल पन्नी, पिशन पन्नी, कला पुनर्नवा, एरंड, इस तरह की बहुत औषधियाँ हैं जो मैंने एक फ्लो में बताई हैं आपको। उनका काढ़ा बनाइए और वो लगातार आप सेवन कर सकते हैं। अगर क्लासिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो 10 मूल के नाम से मिलता भी है। बेल का सेवन जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना सेवन कीजिए। कॉन्स्टिपेशन आपको रिलीज़ करना है। जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पुराना मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, नया फ्रेश खाने के लिए सूदिंग इफेक्ट वाली इंटेस्टाइन मेकअप नहीं हो पाएगी। तो कोलाइटिस एक गंभीर परिणाम देने वाली व्याधि जरूर है, लेकिन इसका निराकरण आप घर खुद कर सकते हैं। बस ज़रूरी है यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स योर हेल्थ। और इसके बाद भी किसी को कोई समस्या है तो संपर्क कर सकते हैं किसी आयुर्वेद प्रशिक्षित चिकित्सक से ही परामर्श। आयुर्वेद के नाम पर पौराणिक समय से ही बहुत कुचिकित्सक अपनी चिकित्सा कर रहे हैं। मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। कृपया प्रशिक्षित आयुर्वेद विशेषज्ञ से अपडेट लें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज की इस मुहिम को चलाते रहिए। आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, निःशुल्क दिए गए संपर्कों पर कॉल कीजिए, वो आपकी समस्या का निराकरण करेगा। धन्यवाद।